नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण खबर पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए। कल रात को भी मैंने ये सेशन आपके साथ लाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं अभी सुबह इस सेशन को आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताइवान के ऊपर चीन की लंबे समय से नज़र है। लंबे समय से नज़र है का अर्थ यूँ समझ लीजिए कि ताइवान को चीन अपने साथ मिलाना चाहता है। आइडियोलॉजिकली ये दोनों देश डिफरेंट हैं और ताइवान और चीन के बीच क्या विवाद है, ये मेरे द्वारा कई सारे वीडियोस में समझाया गया है, सिखाया भी गया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट सजेशंस में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के ऊपर सैनिक आक्रमण किया या फिर सैनिक एक्शन किया, ठीक उसी तर्ज पर चीन लंबे समय से ताइवान के ऊपर एक्शन लेना चाहता है। और उस एक्शन की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चाएं मैंने आपको पहले भी, अगर याद हो तो, एक ऐसे ही सेशन के अंदर 3 वीक पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शी जिनपिंग के नेतृत्व में यह डिसाइड किया गया था कि किस प्रकार से ताइवान के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम लोग मतलब इस काम को करेंगे। बैंक के एग्जीक्यूटिव्स के साथ बातचीत की गई थी। यूएस का सैंक्शन अगर लग जाएगा तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन करेंगे, उसके बारे में बातचीत की गई थी। फिलहाल एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है जिसके अंदर यदि कहा जाए तो 1949 के बाद से लेके अभी तक चीन के द्वारा कभी भी इस प्रकार की कोई भी सरकारी सूचना पब्लिक डोमेन में लीक नहीं हुई। फर्स्ट टाइम है जो कि चीन की एक लीक जानकारी बाहर आई है। एक ऐसी जानकारी या ऑडियो क्लिप बाहर आया है जिसने कि पूरी दुनिया के अंदर चीन की स्ट्रेटजी को जग जाहिर कर दिया है कि ये किस प्रकार से ताइवान के ऊपर आक्रमण करने का विचार कर रहा है। यानी आपको याद होगा, जब मैंने आपको 3 वीक पहले लगभग 2 मई को एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि किस प्रकार से चाइना युद्ध की तैयारी से पहले अमेरिका के सैंक्शन से निपटने की कोशिश कर रहा है। आज के सेशन में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि इस लीक जानकारी के अनुसार चीन की स्ट्रेटजी, जब ताइवान पर हमला किया जाएगा तो क्या केवल ताइवान के ऊपर केवल अटैक किया जाएगा या फिर ताइवान जब उस पर हमला करे तो उससे बचने की भी तैयारी की जाएगी। तो आज के सेशन में आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट सूचना ये और बता दूं कि ये जो न्यूज़ आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, ये एक ऑडियो लीक है, यानी कि ऑडियो क्लिप है जो कि यूट्यूब चैनल पर लीक हुआ है। आजकल यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ऑडियो फुटेज जो है वो यूट्यूब चैनल पर लीक हुआ है। और इतना मान के चलिए कि जिसने भी ये ऑडियो लीक किया है उसे मृत्युदंड की सजा जरूर मिलनी है, ये तय मानकर चलिए। ऐसी जानकारी मैं नहीं बल्कि वो व्यक्ति जिसने, इनका नाम है जेनिफर जैंग, ये एक चाइनीज़ है लेकिन फिलहाल चाइना में नहीं होंगी, तभी इस तरह की इन्होंने हिम्मत की होगी। इनके द्वारा ये एक ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनके द्वारा इस वीडियो को जो कि एक यूट्यूब चैनल पर डला था उन्होंने शेयर किया और ये बाकायदा खुद ने इन्होंने कोट किया है कि इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये हरकत की है उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी 57 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में, जो कि ल्यूडे मीडिया, एक चैनल है मीडिया हाउस ल्यूडे मीडिया, उसके द्वारा यूट्यूब चैनल पर मतलब इस न्यूज़ को डाला गया। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर मतलब ऐसी क्या बात है जिसको कि इतना ज़्यादा भाव दिया जा रहा है। असल में इसके अंदर चीन की सेना का, यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक आर्मी है, पीएलए जो है, उसके द्वारा किस प्रकार की वॉर स्ट्रेटजी बनाई गई है वो दुनिया के साथ साझा की गई है। अब आप पूछेंगे कि ये बात बाहर कैसे आई। होता है ना समटाइम्स कि कोई उस मीटिंग में ही प्रेजेंट रहा होगा बंदा जिसने कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया और पब्लिक कर दिया। फिर आप एक सवाल और पूछेंगे कि सर, रिकॉर्ड जिस बंदे ने किया इसका मतलब वो तो कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा है कि इस प्रकार की घटना करने वाला जो व्यक्ति है ये उस मीटिंग में ही प्रेजेंट चीन की जो सीसीपी है, यानी कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका कोई बहुत बड़ा नेता है जो कि शी जिनपिंग की मतलब अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता, या फिर यूं समझिए कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस काम को लीक किया है जो कि चीन के साथ में सत्ता परिवर्तन चाहता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि अगर किसी का प्लान लीक हो जाए, अपने कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो कुछ उस प्रकार की घटना है। कहा जा रहा है कि चीन के ही किसी टॉप लीडरशिप का ये कमाल है ना, कि भाई किसी ने ऐसा काम किया है जिसने इस वीडियो को बाहर निकाल दिया है, ऑडियो को बाहर निकाला है, वीडियो का नहीं, ऑडियो फुटेज बाहर आई है। यानी कि किसी के साथ आप बैठे थे, बात कर रहे थे और आपने अपना इस वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन रख दिया और ये सारी बातें बाहर आ गई। अब आप पूछना चाहेंगे कि इनके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के चिंता व्यक्त की गई है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ल्यूडे मीडिया पर डला हुआ ये जो ऑडियो है, इसकी पुष्टि, हालांकि आप कोई सा भी वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं भी डाल सकते हैं,
ऑडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि वो सही है या गलत इसके बारे में जानकारी तो वही लोग दे सकते हैं जो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस ऑडियो में दी गई जानकारियों को सही पाया का मतलब है कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसी ही टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि चीन के साथ उपस्थित हैं, यानी कि ये ऑडियो फर्जी नहीं पाया गया है। और स्थिति ये है कि बाइडेन ने इस ऑडियो के लीक होने के बाद में चीन को डायरेक्टली यानी पब्लिकली, अभी क्या है रिसेंटली क्वाड मीटिंग चल रही है और मैं होपफुली कल के आरएनए सेशन में आपके साथ क्वाड मीटिंग की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको साझा करूंगा। लेकिन पॉइंट इज कि बाइडेन ने अपनी क्वाड मीटिंग के दौरान इस बारे में चीन को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया है कि यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो अमेरिका वॉर में इन्वॉल्व होगा। यानी अभी जो हालांकि अभी तक अमेरिका ने कभी यूक्रेन के मामले पर ऐसी बातें नहीं कही थी, लेकिन ताइवान के मामले पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी प्लान तुम कर रहे हो, यानी कि ये ऑडियो लीक अपने आप में इस घटना को इंस्टिगेट करता है कि यदि कुछ भी प्रकार की घटना हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है। जिन साथियों को बिल्कुल जानकारी नहीं है उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ताइवान मूल रूप से तो चाइनीज लोग ही हैं जो ताइवान पर रहते हैं, लेकिन जब से चीन बना है तब से चीन की विचारधारा से अलग विचारधारा रखने वाले जो चाइनीज हैं उन्होंने अपना चाइनीज ताइपे यानी ताइवान बनाया। फिलहाल ये लोग अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के रूप में जानते हैं और अपने आप को अलग यानी इंडिपेंडेंट रूप से शासित करना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूप से गवर्न करते हैं। ये अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका इनके साथ में अलग रक्षा डील करता है और इनके साथ अलग। हालांकि वन चाइना पॉलिसी जो है वो इसके अंदर बहुत बड़ी बाधा है। वन चाइना पॉलिसी वो स्ट्रेटजी जिसके अंदर दुनिया के तमाम देशों को केवल एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज करना है और वो चाइना ये वाला है। इसका मतलब ताइवान और चाइना एक ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया वन चाइना पॉलिसी मानता है। दैट मीन्स चाइना और ताइवान को हम एक ही मानते हैं। मतलब हम लोग ताइवान के लिए अलग से अगर कोई फ्लाइट चला रहे हैं तो उसको भी चाइना के नाम से ही चलाते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस बारे में कभी और डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए मूल मुद्दे की अगर हम बात बताएं तो ये वो क्षेत्र है जो कि अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अपना अलग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है, अपनी सेना खुद मेंटेन करता है, अपनी जीडीपी खुद से गवर्न करता है। लेकिन चीन के प्रभाव के चलते दुनिया के तमाम देश इंक्लूडिंग अमेरिका भी इसे इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दुनिया के बहुत ही कम लगभग 15-16 देश हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से देश हैं, वो इसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि ताइवान अगर सेपरेटली रहना चाहता है तो उसे चीन के साथ में जबरदस्ती रहने की जिद नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि ताइवान भी लंबे समय से ये चाह रहा है कि मुझे अलग देश के रूप में मान्यता मिले, तो ऐसी स्थिति में चीन की स्ट्रेटजी क्या हो कि वो अपने ही इस क्षेत्र के अंदर जो कि अपने ही डिसेंट के लोग यहाँ रहते हैं लेकिन रूप से इनके खिलाफ जो रहना चाहते हैं उनको वो अपने साथ मिलाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो आज की न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इसके अंदर विशेष रूप से साथियों जो बात निकल करके आई वो ये है कि चीन खुद से इस बात को समझता है कि यदि युद्ध हुआ तो नुकसान तो बराबरी का होगा। बराबरी का क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि चीन का एक प्रोविंस है साथियों यहाँ पर जिसका नाम है गुंगडोंग। गुंगडोंग असल में क्या है मैं एक बार मैप में आपको दिखाना चाहूँगा। ये राज्य जो है ना इसका नाम गुंगडोंग राज्य है। देखिए आप यहाँ पर ताइवान को देख सकते हैं, ये रहा ताइवान और इसके जस्ट सामने एक राज्य है गुंगडोंग राज्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य। अब क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। ये गुंगडोंग जो राज्य है ना, देखिए ये ताइवान दिख रहा है आपको, ये गुंगडोंग राज्य है। असल में क्या है यहाँ पर चीन के सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि हुआवे या तेंजेन करके जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या फिर यहाँ के जो सबसे व्यस्ततम जो पोर्ट्स हैं, हांगकांग है, ये सब जगह इसी क्षेत्र में स्थित है। मतलब यूं समझ लो कि पूरे चाइना का जो पावर हाउस है ना वो ये गुंगडोंग क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम प्रकार की वो सुविधाएं, आप भले ही तमाम जगहों को जानते हो लेकिन गुंगडोंग प्रोविंस जो है इनका वो बहुत ज़्यादा, चाहे मकाऊ हो, हांगकांग हो, शेंजन हो, जॉनशन हो, जुहाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्षेत्र अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है पर्ल रिवर और उस पर्ल रिवर के आसपास ये स्थित सारे के सारे शहर हैं।
बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तरह से डेंसली पॉपुलेटेड जगह है ये सारे की सारी, है ना। और ये कौन सी जगह पर है? गोंगडोंग राज्य के अंदर है। जैसे अपन महाराष्ट्र के अंदर मुंबई को जानते हैं, ऐसे समझ के चलिए कि ये जो है एक तरह से गोंगडोंग राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे इनके लिए इंपॉर्टेंट शहर हैं जहां पर इनका पूरी तरह से ट्रेड डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। दुनिया के तमाम इंपॉर्टेंट बंदरगाह इसी पूरे प्रोविंस के अंदर स्थित हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब इनको क्या चिंता है कि भैया अगर कुछ भी हुआ, मान लीजिए कि हमने अगर ताइवान के साथ कुछ भी गड़बड़ धड़बड़ करी, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाला क्षेत्र यहां पर आक्रामक हो जाएगा, और अगर यहां पर आक्रामक हुआ तो चीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ऑब्वियस ही बात है कि अब लड़ाकू विमान तो इसके पास भी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इस पर अटैक हुआ तो इनका भी नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी क्या स्ट्रेटेजी हो, इसके बारे में सारी चर्चाएं हुई हैं। ना केवल इतना, बल्कि ये तक चर्चा हुई है कि हम पर्ल रिवर डेल्टा को कैसे बचा करके चलेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि मेजर सिटीज जो यहां पर स्थित हैं, आप इधर देखिए, गुंगजाओ करके जो क्षेत्र है ये यहां का ट्रेडिंग क्लब है। शेंजेन जो है ये हाईटेक कैपिटल के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हुवाऊ और टेंजेंट करके जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं वो यहीं पर स्थित हैं। इसी के साथ साथ यहां पर फोशान नामक जो जगह है, फर्नीचर कैपिटल इनकी डोंगुंग है, जॉनशन है, हांगकांग है, मकाऊ है, ये सब की सब इसी क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर ये सारी चर्चाएं की गई हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम लोग किस प्रकार से वॉर स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक डिसाइड किया है कि भाई अगर मान लो उस समय पर हमारा नेटवर्क जो है टेलीकम्युनिकेशन का वो प्रभावित हो गया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर बाकायदा ये डिस्कस किया गया है कि हमारे पास में जो सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से बातचीत जो है वो आगे तक जारी रखी जा सकेगी, इस प्रकार की यहां पर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, यहां पर सेना की तैयारी की भी चर्चाएं बाहर निकल के आई हैं। सेना की तैयारी से मेरा मतलब है, यहां पे इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में 16 ऐसे लो ऑर्बिटल सैटेलाइट हैं जो कि पूरी तरह से हमारे हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग कैपेबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। हम उनका तो उपयोग लेंगे ही, लेकिन हमारी सेना किस प्रकार से काम करेगी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि हमारे 1.40 लाख मिलिट्री पर्सनल्स, 953 शिप, 1653 यूनिट ऑफ अनमैन्ड इक्विपमेंट, 20 एयरपोर्ट एंड डॉक्स, 6 रिपेयर एंड शिप बिल्डिंग यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर्स, रिसोर्सेज सच एज ग्रेन डिपॉजिट, हॉस्पिटल्स, ब्लड स्टेशंस, ऑयल डिपो और गैस स्टेशन यहां पर गोंगडोंग क्षेत्र के अंदर वार जोन के अंदर प्रिपेयर किए जाएंगे। यानी कि ये पूरी की पूरी वो जानकारी है जो कि आर्मी पर्सनल्स आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे, और ये जानकारी पब्लिकली रिवील हो गई। और देखिए इस प्रकार की जानकारी जब रिवील होती है तो निश्चित ही अब अपन ये मान के चले कि यदि आप मुझसे कहो कि सर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है दुनियादारी की, तो क्या आप इस तरह का कोई ऑडियो बनाकर लीक कर सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे मैंने सैटेलाइट के बारे में आपको जानकारी दी, तो सैटेलाइट के बारे में मुझे क्या पता कि चीन के पास में कौन सी सैटेलाइट है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन इस ऑडियो लीक के अंदर ये सारी बातें निकल के आई कि 0.5 से लेकर 10 मीटर ग्लोबल रिमोट अल्ट्रा हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग कैपेबिलिटीज के साथ 16 हाई ऑर्बिट सैटेलाइट हैं जो कि इस समय 93, ये जो इनका ताइवान वाला जो क्षेत्र है यहां पर काम कर रही हैं, ठीक है ना। इनका मानना है कि 4 बड़ी कंपनियों को हम काम देंगे उस समय पर, जोहाई ऑर्बिटा, शेंजन एरोस्पेस, जिनके द्वारा इस कार्य को और अच्छे से चलाया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। कहा जा रहा है कि ये जो ल्यूडे मीडिया पर लीक हुआ ऑडियो क्लिप है ये 14 मई का है। 14 मई को ये ऑडियो पहली बार लीक, मतलब एक तरह से समझिए मीटिंग 14 मई को हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर इस प्रकार की जानकारी रिकॉर्ड की गई और अब जाकर के इनको लीक किया गया है। जब से ये जानकारी बाहर आई है पूरी दुनिया के अंदर ये मान करके चलिए कि एक तरह से भूचाल सा बन चुका है। यानी कि लोग अब ये सोच करके काम कर रहे हैं कि चीन का जो ताइवान पर आक्रमण हमेशा आक्रामक रवैया रहा है, जिसके तहत वो अपने फाइटर जेट्स को कभी ताइवान की सीमा में भेजता रहता है ना, मतलब अपनी सीमा के साथ में उनकी सीमा को अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, भविष्य में ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसकी बात बाहर आने के तुरंत बाद में आप 23 तारीख की ये न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें कि बाइडेन ने साफ कहा है कि यूएस वुड रेस्पॉन्स मिलिट्रीली, मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो अमेरिका सैन्य रूप से रेस्पॉन्ड करेगा अगर चीन ने ताइवान पर कुछ भी प्लान किया, इफ चाइना अटैक्स ताइवान। व्हाइट हाउस इंसिस्ट देयर इज नो पॉलिसी चेंज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और भी समझनी होगी
इनका कहना सिंपल सा है कि भाई हम वन चाइना पॉलिसी को मानते आए हैं, लेकिन अगर ताइवान पर आपने ज़बरदस्ती करी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया की टॉप 10 जो जीडीपीज हैं उनके अंदर अगर सही मायने में कैलकुलेशन की जाए ना तो ताइवान का स्थान भी आता है। हालांकि उसको एक अलग तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। चीन के साथ साथ अमेरिका की नज़र ताइवान पर है। देखिए हमेशा जो भी वार जोन होते हैं अमेरिका उस क्षेत्र को पकड़ लेता है जो इनके साथ में लंबे समय तक जुड़ करके इनका माल खरीदता रहे। तो अमेरिका का तो सिंपल सा इंटेंशन है कि ताइवान अगर युद्ध में उतरता है तो इसको इस समय पर दबा करके अपना मिलिट्री वेपन्स बेच सके। दूसरा, जो साउथ चाइना सी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये अपनी ताकत को इसलिए बरकरार रखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ताकि कल को अगर साउथ चाइना सी में ताइवान के ऊपर चीनी आक्रमण हो जाता है तो अमेरिका का प्रभुत्व जो आसियान देशों पर है, फिलीपींस पर है, वियतनाम पर है, जापान पर है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचते हुए इसने इस तरह का काम किया है। अब सवाल बनता है कि साहब अगर बाइडेन ने धमकी दी तो क्या चीन चुप रहा? नहीं, चीन ने भी कहा कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी, वो है ना, मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट मी एक डायलॉग है, ऐसे ही डोंट अंडर एस्टिमेट अस। तो ऐसी स्थिति में चाइना ने कहा है कि हमें हल्के में ना लें, एकीकरण तो होकर रहेगा। एकीकरण का मतलब है कि दोनों चीन के जो हिस्से हैं ताइवान और मेनलैंड चाइना, ये दोनों एक बनकर रहेंगे और हम अपनी अपनी संप्रभुता की रक्षा, सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाया जाएगा, तभी जाकर के दोनों देशों का विकास होगा। ऐसा शी जिनपिंग का भी बयान आ चुका है। मतलब यह है कि अगर बयानों की बात मानी जाए तो एकदम हीटेड मामला चल रहा है। रशिया और यूक्रेन पर अब आपका ध्यान लगभग हट चुका होगा। दुनिया का इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए ही होता है। अब तो आपको लगता है कि वो एक वार जोन है। जिस प्रकार से दुनिया ने कभी इराक पर ध्यान देना बंद कर दिया, थोड़े समय बाद लोगों ने अफगानिस्तान पर भी ध्यान देना बंद कर दिया, कुछ ही समय में आप यूक्रेन पर भी ध्यान देना बंद कर ही देंगे या लगभग कर चुके होंगे कि ठीक है जो चल रहा है वो ठीक है। इसके बाद में अब आप लोग ताइवान के ऊपर थोड़ी देर के लिए रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन भविष्य में इसके साथ क्या होगा उसके बारे में भी कल्पना अभी से शुरू कर दें तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। अनअकैडमी में विशेष रूप से इस समय मेंस, यूपीएससी मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। आप चाहें तो इसे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस मेंटरशिप यानी यूपीएससी मेंस के लिए हम आपको इसका मेंटरशिप दे रहे हैं। एक और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सेगमेंट के अंदर जो फीसेस हैं वो 20% तक हाइक होने वाली हैं। प्रीलिम्स, मेन और ऑप्शनल हम तीनों एक ही आपको सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध कराते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से ही अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लें। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन से दोनों भाषाओं के अंदर इंडिया के टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स के साथ क्लासेस पूरी कर पाते हैं। इतना ही नहीं, एडुकेटर्स के साथ सीधी बातचीत भी आपकी संभव हो पाती है। कोर्स प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको अलग से घर तक उपलब्ध भी करवाया जाता है और साथ में आप कितनी भी बार उस क्लास को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ 7500 रुपये की कीमत वाला आपको एक 10,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराया जाएगा, प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप इसे ज्वाइन करें तो बेहतर होगा। इंक्लूडिंग दिस हमारे द्वारा एक आइकॉनिक प्लान भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कि आप अनअकैडमी के साथ मेंटरशिप के साथ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।